नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर राम पर सियासत और एक टैगलाइन बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। वो लाइन है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस लाइन पर भड़कते नजर आए। असल में ओम प्रकाश राजभर जनता टीवी से बातचीत कर रहे थे। कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही पिछड़ों का प्रमोशन में आरक्षण का नियम खत्म कर दिया। ये पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों की हकमारू पार्टी है। स्वामी प्रसाद रामम शरणम गच्छामि करने वाले बौद्धम शरणम गच्छामि करने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद बौद्ध हैं, वो क्या हिंदुत्व पर बोलेंगे, ये कहते नजर आए हैं ओम प्रकाश राजभर। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। श्री रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। अब अखिलेश यादव के जो तमाम वो समर्थक हैं, पोस्टर लगा के ये बात कह रहे हैं कि हम गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लगातार समाजवादी पार्टी के हो नेता या फिर भाजपा के, वो लगातार तकरार पे तकरार हो रहा है, आरोप पे आरोप लग रहा है, प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ कद्दावर नेता माने जाने वाले और अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला, टीवी हेडलाइन में छाने वाले ओम प्रकाश राजभर है। वही बताएंगे कि शूद्र कौन है और गर्व से कहो हिंदू कौन है। आइए इसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, कोई मुद्दा हो आपको जरूर मीडिया याद करती है, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं। अब है कि आपके छोटे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उनका कहना है कि रामचरितमानस जो है कि हम जब पिछड़ों का, आदिवासियों का और महिलाओं की जब बात कर रहे हैं तो इसमें धर्माचार्य जो है उनको मिर्ची क्यों लग रही है। और लगातार अब अखिलेश यादव के समर्थक जो हम शूद्र है गर्व से कहो, अब माना क्या जाए इसे। जब ये बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार में मंत्री थे, तब ना तो महिलाओं का, ना पिछड़ों का, ना दलितों का सम्मान के लिए, अधिकार के प्रति इनको याद नहीं था। अपने को ये कहते हैं कि हम शूद्र हैं, जैसा बोल रहे हैं लोग। तो फिर भारतीय जनता पार्टी बसपा की सरकार जाते हुए जब देखा तो रामम शरणम गच्छामि चले गए, बुद्ध को छोड़ दिया, राम की शरण में चले गए, जिसका विरोध आज कर रहे हैं। 5 साल इन्होंने मंत्री बने, अपनी बेटी को सांसद बनाया। 5 साल तो राम राम जपना, अति पिछड़ों का हक लूटना, ये नारा लगाते रहे। 5 साल याद बात नहीं आई। फिर उसके बाद इन्होंने करवट लिया, सत्ता के लोलुप्त लोग हम कहते हैं इनको। इनको समाज से मतलब नहीं है, समाज में ना महिलाओं से प्रेम है, उनके हक अधिकार दिलाने को लेके, ना पिछड़ों के, ना दलितों से। ये समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, सत्ता नहीं बनी। ये लोग चिल्ला रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। इनको बैनर लगाना चाहिए कि समाजवादियों, गर्व से कहो कि प्रमोशन में आरक्षण हमने खत्म किया, लाखों दलितों का नौकरी हमने छीना। समाजवादियों को गर्व से कहना चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण हमने खत्म किया। समाजवादियों को गर्व से कहना चाहिए कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 4 सितंबर 2013 को, 27% आरक्षण 12 जातियां लाभ ले रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं, उनको भी बांट के देने का। तो समाजवादी पार्टी के लोगों कहो गर्व से, हम अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, उनका हक लूटते हैं। ये बैनर उनको अपने कार्यालय पे लगाना चाहिए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव लगातार नजदीक है। अब साफ तौर पे ये देखा जाता था कि जब भी चुनाव होता था ओम प्रकाश जी, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम को एक तरफ से लेके देखा जाता था कि हिंदू इधर है, मुस्लिम इधर है, सपा की ओर। लेकिन अब जो है चुनाव का मोड़, अब वो शूद्र हिंदू में चला गया और हिंदू में चला, अब अगड़ों पिछड़ों में चला गया है। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर सिर्फ एक प्रतीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि पोस्टर का बहुत दूर तक संदेश दे रहा है कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, जबकि ये एक नारा लगता था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब जो चुनाव आने वाला है वो 2 धर्म के बीच नहीं, बल्कि 2 जातियों के बीच होगा, और वो होगा अगड़ा और पिछड़ा? ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, जो नारा वो दे रहे हैं उसमें एक बड़ा उठ 22.5% मायावती जी के साथ, एक बड़ा उठ, एक बड़ा उठ संजय निषाद जी के साथ, एक बड़ा उठ
वो पटेल अपना दल के साथ है, बड़ा वोट। एक बड़ा वोट भारतीय समाज पार्टी के साथ, एक बड़ा वोट बीजेपी के साथ है। तो कहां इनके साथ कौन है? ये किसकी बात कर रहे हैं? जिन दलितों में अपमान की बात करते हैं, तो अपमान किसने किया? उनका प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। पिछड़ों का हिस्सा किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने। 5 बार सरकार थी, 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, 4 बार सरकार थी, तो 4 बार में ये जो ये चिल्ला रहे हैं ये लोग याद नहीं आए? सबको तो छोड़ दीजिए, इनके साथ मुसलमान था, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान। ये मुसलमानों को क्या दिए? कुछ दिए हो तो बता दें। जब सरकार बन जाती है तो ना इनको शूद्र याद आता है, न सामान्य वर्ग आता है, न छूत आता है, न दलित आता है, तब सिर्फ यादव याद आते हैं। क्या समाजवादी पार्टी अपने गेट पर बैनर लगाएगी, हम दलितों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 6-6 महीने के लिए समझौता, 6-6 महीने के लिए समझौता मुख्यमंत्री के लिए करके सरकार 6 महीना चली, तो क्या अखिलेश जी ऐसा कर सकते हैं? कहा है हिम्मत? 4 बार सरकार बनी, तब न कुर्मी दिखाया, न कोयरी दिखाया, न चौहान दिखाया, न भर दिखाया, न चमार दिखाया, न सोनकर दिखाया, न खट्टी, कोई नहीं दिखाया। बंजारा, बहेलिया, कंगार ये तो हैं बहुत दूर, इनको दिखाई नहीं दिया। सरकार बनेगी तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? सवाल राजभर का है। मौर्य जी से पूछिएगा, मिल जाए कि बुद्धम शरणम गच्छामि मानने वाले रामम शरणम गच्छामि क्यों चले गए? बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, राम शरणम गच्छामि करने वाले, अब मैं भी गर्व से कहूं कि मैं शूद्र हूं। अब इसकी राजनीति करने लो और अपनी स्थिति को अखिलेश यादव को खुद साफ तौर पे करना चाहिए कि हम आखिर हैं क्या? पिछड़ों का हक मारने वाले, दलितों का हक लूटने वाले, आखिर आज शूद्र कैसे बन गए? अब इनको तो ये स्वीकार करना चाहिए कि हिंदू है भी या बौद्ध धर्म से है। कैमरा के साथ में जासूस, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम के आधार पर शासन सत्ता चलाना चाहती है। मानस पर टिप्पणी को लेकर निषाद ने कहा कि ये सुनने लायक नहीं है, तो इसे हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश की जनगणना की चर्चा हो, देश में बेरोजगारी है तो उसकी चर्चा हो। उत्तर प्रदेश में अब केंद्र में सरकार में इनकी जिम्मेदारी है इस संविधान की रक्षा करने की, संविधान के आधार पर देश चलाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के आधार पर शासन सत्ता चलाना चाहती है। साहब मौर्य जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रामचरितमानस में जो एक पंक्ति है उसके बारे में कहा कि ये हमारे लिए बहुसंख्यक समाज के लिए सुनने अच्छा नहीं, तो इसको हम हटाया जाना चाहिए, उसकी बात उन्होंने की है। तो हम चाहते हैं कि देश की जनगणना की चर्चा हो, देश में बेरोजगारी उसकी चर्चा हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर चर्चा हो। यही भारतीय जनता पार्टी अगर 50 पैसा डीजल के दाम बढ़ जाते थे पेट्रोल के, तो सिलेंडर लेकर के खड़े हो जाते थे। देश के आम बजट को लेकर लोगों में इस साल काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि 2024 के चुनावों को लेकर के भी लोग लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो वहीं बुजुर्ग लोग भी ट्रेन में किराए में दी गई छूट को वापस मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। अगर बात करें व्यापारी की, तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के बजाय ऑफलाइन व्यापार को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। महिलाएं रसोई गैस की कीमत कम करने और पेट्रोल डीजल की दरों को कम करने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। यानी कि जितने लोग उतनी उम्मीदें। देखिए, कल जो है केंद्र सरकार का जो है बजट आने वाला है और बजट के पहले तमाम लोग उम्मीदें करते हैं कि हमें बजट में क्या मिले, कैसे मिले और क्या क्या उम्मीदें पाली जाएं। इस मामले में जहां लोग जब तक लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी रेल बजट और सामान्य बजट जो दोनों एक में हो गए हैं, इनमें क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इस बारे में पहले डॉक्टर साहब बताएं।
आपकी क्या अपेक्षा है? जी जी, हम डॉक्टर रिजवान जो है अलमास बाग से बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है, सरकार से हमारी अपेक्षा यही है कि जो बजट लाया जाए खासकर मिडिल तबके का जो है ख्याल रखा जाए, क्योंकि मिडिल तबका ही हर जगह पीछा जाता है, परेशान रहता है। फायदा या तो हाई का होता है या तो गरीब ही बन के ही रहना पड़ता है। तो हमारी अपेक्षा ये, जैसे दूध हुआ या जिसपे जो है नमक हुआ, दाल हुआ और जैसे जो है ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पे आटे हुए, ज़रूरत की चीज़ों पे जो है हमारे जो है सरकार का जो है ध्यान रहना चाहिए कि सरकार जो है उस चीज़ को देखते हुए बजट बनाए और लोगों को पास करे, जिससे सबका हित में ही बात हो। कोई ऐसा टैक्स ना लगाए जिससे जो किसी गरीब की या किसी चीज़ को जो है दिक्कत आए, और जो है समान बजट हो जिससे सारे तबका जो है उसका जो फ़ायदा उठाए। हमारा मानना यही है। आप क्या अपेक्षा है? हमारा भी ये कहना है कि मैं समीर रस्तोगी राजा बाजार से, हमारा ये कहना है कि सरकार को बजट में शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बच्चों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और मिडिल क्लास आदमी के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो हाई स्कूल सोसाइटी में जा सके। गवर्नमेंट ने पहले मुद्दा उठाया था कि शिक्षा पे कंट्रोल करेंगे, तो दिल्ली की तर्ज पे उनको लखनऊ में भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मेरा यही मानना है, ताकि बच्चों का विकास हो और आम जनता उससे जागरूक हो सके। क्यों डॉक्टर साहब? और क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शिक्षा पे भी होना चाहिए। शिक्षा पे भी लगाव होना चाहिए। मेरा नाम साहिल खान है। मेरा कहना बस इतना ही है सरकार से कि जो एक मिडिल सेगमेंट के बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बैंकिंग लोन में और इंटरेस्ट का बढ़ा दिया है, अब जिन्होंने लोन लिया है काम वाम नहीं चला वो कैसे इंटरेस्ट देंगे। इन सब चीज़ों को भी बजट में लेना चाहिए। दूध दही जो मूलभूत चीज़ें हैं हम लोगों की, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन है कि जो पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन मिला करता था वो अच्छा होता अगर उसको कंटिन्यू कर दिया जाता। तो सीनियर सिटीजन तादाद एक बहुत अच्छी है, तो लगभग 18 करोड़ के लगभग है तादाद, उनको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। यही गुजारिश है कि इस आने वाले बजट में हम लोगों को अधिक से अधिक राहत दी जाए और जो टैक्स की सीमा बढ़ाने वाली उसको भी बढ़ाया जाए। और एक अपेक्षा हम लोग ये भी करते हैं कि जो मध्यम वर्गीय जो सबसे अधिक इनकम टैक्स देते हैं उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि आज हम व्यापारी जो इतनी मेहनत से इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट करके और सरकार को राजस्व देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, दुनिया के टैक्स देते हैं, उनके ऊपर ऑनलाइन कंपनियां डेली हावी होती चली जा रही हैं और इन कंपनियों का अंत में अरबों खरबों का व्यापार करने के बाद वो कितना इनकम टैक्स देती हैं और बाकी 7 करोड़ जो टैक्स पेई है वो कितना इनकम टैक्स देते हैं। ये सरकार को देखना चाहिए कि आज जो ऑनलाइन कंपनियां फर्जीवाड़ा करके अपने को बाद में घाटा शो कर देती हैं करोड़ों रुपए का, उनसे गवर्नमेंट को कितना इनकम टैक्स मिल रहा है इसकी पूरी तरीके से जांच कराएं और हमारे जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनको देखें, क्योंकि मध्यम वर्गीय व्यापारी से ही समाज चलता है। आज 7 करोड़ केवल टैक्स पे ही 1 करोड़ 40 लाख लोगों का जीवन यापन भारत का करा रहे हैं, तो इसको सरकार को पूरा गौर करना चाहिए। सुधा तिवारी, इस बार बजट से उम्मीद है कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए और गैस के दाम कम हो जाए और इनकम टैक्स में जो कमी है वो कम हो जाए, बचत में सब कमी आ जाए। बजट को लेकर के आम लोगों में बहुत उत्साह है। उनकी उम्मीद क्या है, वो चाहते हैं इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा दी जाए। ट्रेनों में जो सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है उसको डिस्काउंट फिर शुरू किया जाए, क्यों 18 करोड़ सीनियर सिटीजन जो है इस समय ट्रेनों में सफर के लिए मिलने वाले डिस्काउंट से वंचित हैं और इस मामले में बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग चाहते हैं उनको डिस्काउंट दिया जाए। साथ ही जो है महिलाओं की उम्मीद है कि रसोई गैस के पैसे न बढ़ाए जाएं और जो है इनकम टैक्स के साथ साथ उनकी जो है एक उम्मीदें भी है कि पेट्रोल और डीजल की दरें अब ज़्यादा न बढ़ें, कि 100 रुपये का पर पेट्रोल पहुंच गया है और इससे जो है लोग इससे ज़्यादा पे नहीं करना चाहते हैं। कैमरामैन शिवम के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।
भारतीय जनता पार्टी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी की आज शादी संपन्न हुई है। शादी समारोह का आयोजन राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में किया गया था, जिसमें देश और प्रदेश की कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस शादी समारोह के लिए बड़ी तादाद में लोगों सहित देश के कई बड़े नेताओं के साथ ही शहर के प्रबुद्ध जनों को भी आमंत्रित किया गया था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी आज यहां लखनऊ से हो रही है। ये जनेश्वर मिश्र पार्क से ये शादी की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इस पार्क को सजाया गया है। कई अन्य वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। उसी के साथ राजनाथ सिंह भी आज अपना आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं। इसी के साथ मैं अद्विका चौधरी, कैमरामैन आशीष कश्यप, जनता टीवी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा मंगलवार को अपने पैतृक निवास पहुंचे। भदोही में उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल बॉर्डर पर चाइना की तरफ से की जा रही दादागिरी की कोशिशों पर कहा कि हम चाइना को 1 इंच भी इधर नहीं घुसने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा वो हमेशा रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, इसमें उनकी आस्था है, लेकिन भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए वो इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं समझते। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है हमारे देश का, इतना दृढ़ है और इतना वो संकल्प का है कि चीन को हम 1 इंच घुसने नहीं देंगे। मैं वहीं का गवर्नर हूं और जो वहाँ के आर्मी कमांडर हैं उनसे हमारा रोज़ का संपर्क है। हमारी सेनाएं जो हैं, हमारे जवान, माने सबसे जो छोटे रैंक का जवान है उसको मादा ये है कि हम मर मिटेंगे, 1 इंच ज़मीन हमारी जाएगी नहीं। आप लोगों को मैं श्योर करना चाहता हूं कि जहां पर हमारी फौज खड़ी है वो हम 1 कदम उस तरफ हैं, इस तरफ नहीं हैं। जो भ्रम फैलाया जाता है उस भ्रम को मैं कहता हूं कि वो गलत है। भारत की हर एक ज़मीन हमारे कलेजे का टुकड़ा है और हमारे साथ रहेगा। आप इस पर आश्वस्त रहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई जा रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं खुद रामचरितमानस हमेशा पढ़ता हूँ, वाल्मीकि रामायण हम हमेशा पढ़ता हूँ। हमारी आस्था है और बाकी स्वतंत्र भारत है, इसमें सब स्वतंत्र नागरिक हैं, सबको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, तो इस पर कमेंट नहीं करना ठीक होगा। अच्छा, वहाँ पे बॉर्डर में काफी जाओ भाई। तो दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी, आपको बता दें कि पुलकित आर्या को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से राहत दी है, रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में केस में जुड़े सभी जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का साफ तौर पर कहना कि आरोपित पुलकित आर्या का 1 से 3 फरवरी के बीच में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना था, लेकिन इस बीच पुलकित आर्या ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। आपको याद होगा कि बीती 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्या के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिए थे, जिस पर फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जो हमारा पॉइंट जिस समय अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस पे ये था कि जो कमरा उनका वीआईपी कमरा कहते हैं, उसको उस पे जो टैप है उनको वीआईपी कहते हैं। फिर भी हमने और भी जानने के लिए उनको नार्को टेस्ट के लिए हमने एप्लीकेशन लगाया। उस पर जो लोकल कोर्ट है उन्होंने तो एप्लीकेशन कुछ कंडीशंस उनका सवाल भी हमको ऐड करना करके, तो उस पर भी हमने मंजूर दिया। तो फिर हमने उनको जो भी कंडीशंस लगा उसको हमने एक्सेप्ट करके हमको करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किए थे। उसे कंसिडर करके लोकल कोर्ट ने ऑर्डर कर दी थी। उसी के तहत हमने एफएसएल। अजीत जुड़े हुए हमारे साथ, लाइव जुड़े हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके की मौजूदा स्थितियां हो गई हैं, लग रहा है कि मामला ठंडे बस्ते में भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल पूजा, अगर हत्याकांड तो सितंबर लगातार जारी, इसकी तमाम साइट की जांच है
लेकिन अब जो पूरा मामला घूमकर आता है वो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर आकर टिक जाता है कि पुलिस लगातार पैरवी कर रही है, कोर्ट से समय मांग रही है, तमाम दलीलें वहां पर दे रही है कि पुलकित आर्या और उसके साथियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से 1 फरवरी से 3 फरवरी तक का पहले समय दिया जाता है पुलिस को कि आप नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक है पुलकित आर्या के जो वकील है वो हाईकोर्ट जाते हैं, वहां तमाम तरह की बातें रखते हैं और उसके बाद सिर्फ एक बार दोबारा से इस पर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लग जाती है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन से अगर बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम चीजें जो सवाल जवाब पुलिस को करने हैं उनको लेकर यहाँ पर जवाब तलब हुआ था, जिसके चलते इस पर रोक लगी है। पुलिस ने पूरी प्लानिंग की थी। अगर मौजूदा परिस्थिति की बात करें अजीत, तो क्या अभी गवर्नमेंट के पास कोई भी रास्ता बचता है इस केस को आगे ले जाने का? बिल्कुल, अगर वी मुरुगेशन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने भी तैयारी पूरी की है और जो लगभग 30 के करीब सवाल हैं जो उन्होंने पुलकित आर्या और उसके साथियों से पूछने थे, उनकी रिपोर्ट एक कोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तो उम्मीद यही है कि इसके बाद दोबारा से दलील अपील की जाएगी कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट को लेकर उनको समय दिया जाए। उम्मीद है पुलिस को कि आगे समय मिल जाएगा, लेकिन अब यह भविष्य है कि कब तक ये समय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि पुलिस अपनी लगातार पैरवी कर रही है और जिस तरह की बातें बता रही है, मीडिया के साथ सार्वजनिक हो रही है कि वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पुलकित आर्या और उसके साथियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए, लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से टल रही है चीजें। अब 1 से 3 फरवरी का जो समय था वो पूरी तरह से टल चुका है। आगे पुलिस की तरफ से क्या अपील होती है और उसके बाद क्या उनको समय मिल पाता है, इसका भी इंतजार रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वी मुरुगेशन एडीजी एलओ, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने कोशिश जरूर पूरी तरीके से करी है, लेकिन उस कोशिश का जो प्रतिफल है वो अभी बहुत बेहतर नहीं मिल पाया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। लखनऊ में भूमाफियाओं का कहर देखने को मिला। दबंगों से तंग आकर पीड़ित ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार, पैसे लेने के बाद कराई किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री। बरेली में भंडारे में शामिल हुए दलित परिवार का विरोध। श्रीमद् भगवत कथा भंडारे में शामिल हुआ दलित परिवार, विरोध करने वाले युवकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपियों ने वीडियो बनाकर मुकदमा फर्जी होने का लगाया आरोप। रामपुर में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। वार्ड में मौजूद मरीजों से सुविधाओं के दिशा निर्देश। हमीरपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, हुआ घायल। एक घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाराबंकी में नूरपुर मोहल्ले में 2 युवकों को दबंगों ने दी तालिबानी सजा। आरोपियों ने दोनों युवकों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। मामले में जांच पड़ताल हाई। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा और भीषण सड़क हादसा। टायर फटने से पलटी इको गाड़ी। मौके पर एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल। राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। खनौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सहारनपुर के फतेहपुर पुलिस और मेरठ एसटीएफ को संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी कामयाबी। टीमों ने 750 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक सप्लायर मौके से हुआ रफूचक्कर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा के जिला अस्पताल में महिलाओं ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। युवक ऑपरेशन के नाम पर रुपयों की कर रहा था डिमांड। रुपए न मिलने पर परिवार को दे रहा था धमकी। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। थाना रकाबगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बरेली के भोजीपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने तार चोरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 17 लाख का तार, 35,000 रुपए का कैश और भारी तादाद में अवैध सामान हुआ बरामद। पुलिस ने 6 आरोपियों को भी जेल भेजा। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ओवरलोडेड कैंटर ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। एक्सप्रेसवे पर घंटों तड़पता रहा घायल। समय से मौके पर नहीं पहुंच सकी पुलिस। घायल की घटनास्थल पर हुई मौत। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।